नमस्कार। मैं बहुत दिनों से आप सबसे मुखातिब होने की बात सोच रहा था। कुछ इस दौरान मैं स्वयं कोरोना पीड़ित हो गया और उससे उबर कर अब मैंने अपना कामकाज संभाल लिया है। पिछले लगभग 14 महीनों से मार्च 2020 के बाद से ये जो महामारी का प्रकोप हम सब लोग झेल रहे हैं, ये ऐसा महसूस हुआ एक समय हमें कि संकट टल गया है, जबकि एक्चुअल में वो संकट टला नहीं था और वो उससे भी ज़्यादा विकराल रूप लेकर दूसरी लहर की फॉर्म में हम सबके सामने है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहली लहर जब कोरोना की आई थी, तब मैं भी लगातार चोपटा से लेकर और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग नाकों पर ड्यूटी पर था। नाकों के अलावा विभिन्न कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे, मैक्रो कंटेनमेंट जोन्स, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, उनमें हम लोग लगातार ड्यूटी देते रहे। बट ये जो सेकंड लहर आई है, ये सेकंड लहर पहली लहर के मुकाबले में बहुत प्रबल है। पिछली लहर में अगर मैं अपने प्रियजनों की बात करूं, तो केवल 2 मेरे सीधे तौर पर मिलने वाले साथियों का इस कोरोना में देहांत हुआ, जबकि इस दूसरी लहर में कम से कम 25 से 30 ऐसे मिलने वाले, जानने वाले रहे जो इस कोरोना की भेंट चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं एक डर का, भय का सा माहौल हम चारों तरफ देखते हैं जो बना हुआ है। पर मैं समझता हूं कि भय के माहौल से स्थिति सुधरेगी नहीं और खराब होगी। हमको अपने मन में भय या डर नहीं बिठाना, डटकर इसका मुकाबला करना है, बट समझदारी से डटकर इसका मुकाबला करना है। जैसे किसी मोर्चे पर डटे रहना और उस डटे रहने के दौरान समझदारी को छोड़ देना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। हमें अपनी समझदारी को नहीं छोड़ना। मैं अगर अपना खुद का एग्जाम्पल लूं, तो पिछली 16 अप्रैल को मुझे पहली बार हल्का सा महसूस हुआ इसी चेयर पे बैठे हुए दोपहर को कि शायद गले में हल्की सी खराश है। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। महाविद्यालय में आते हुए मैं लगातार मास्क का और सैनिटाइजर्स का प्रयोग करता था। आज भी मैंने अभी जस्ट मास्क उतार के रखा है जब मैं आपसे रूबरू हो रहा था, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में अकेला हूँ और इस दौरान मुझे मालूम है कि मैं और किसी के कॉन्टेक्ट में आने वाला नहीं हूँ और मास्क में मेरी आवाज़ शायद प्रॉपर ना आ पाती, इसलिए मैंने मास्क उतारा है। बट उससे पहले मैं लगातार अपने मास्क को लगा कर रखता था, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करता था। पर मेरी ऑफिस की एक्टिविटीज़ और महाविद्यालय की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी थी जिसमें मेरा बहुत से लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलना जुलना रहता था। मुझे रोज़ सैकड़ों पेपर साइन करने होते थे, जिन पेपर्स का जो रास्ता था वो कहाँ से होकर, किस किस के हाथ से होकर मेरे पास आ रहे हैं, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था। और ड्यूटी तो देखो करनी है, तो कहीं ना कहीं उन पेपर्स के थ्रू मेरे पास कोरोना पहुंचा, कोरोना का वायरस पहुंचा। 16 अप्रैल को जैसी पहली बार महसूस हुआ, तो मैंने तुरंत अपने दिमाग में उसका संज्ञान लिया और शाम करीबन 8-9 बजे जब मुझे हल्का सा बुखार हुआ, तो मैंने तुरंत अपने आप को अपने घर के सभी मेंबर से अलग कर लिया। अलग करने का मतलब ये नहीं था कि मैं कमरे में बंद हो जाऊं, बाहर से ताला लगवा लूं, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने ये इंश्योर किया कि मेरे संपर्क में मेरे परिवार का कोई सदस्य ना आए। और ये 16 तारीख को ही हो गया था। 17 तारीख को तुरंत मैंने जाके इसका टेस्ट करवाया और जो रिपोर्ट आई उससे पहले भी मैंने अपने आप को सबसे अलग थलग रखा, पूरी एहतियात बरती। मतलब मैं समझदारी की बात पे आ रहा था कि हमने समझदारी नहीं छोड़नी है, तो मैंने पूरी एहतियात रखी, मेरे परिवार ने पूरी एहतियात रखी और
रिज़ल्ट आने से पहले भी और रिज़ल्ट आने के बाद भी लगातार मैंने अपना अकेलापन बनाए रखा। अकेलेपन से मतलब मैं ये आपसे फिर कहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मेरे परिवार ने मुझे अकेला छोड़ दिया, बट उन्होंने मेरे डायरेक्ट संपर्क का रास्ता छोड़ दिया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। कभी कभी ऐसा भी सुनने में मिलता है कि हम इमोशनल सपोर्ट देने के लिए अपने पारिवारिक जो सदस्य होते हैं उनके साथ, उनके संबल के तौर पर उनके साथ रहना दिखाना चाहते हैं, और इस कारण भी हम लगातार उनके संपर्क में बने रहते हैं, जानते हुए कि उन्हें कहीं ना कहीं शायद कोरोना का संक्रमण हो गया है या ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि ऐसा ना करें। इमोशनल सपोर्ट और भावनात्मक सपोर्ट ये अपनी जगह है, और कोरोना से बचाव अपनी जगह है। उस इमोशनल सपोर्ट के कारण हम अपने रिश्तेदारों के, अपने सगे साथियों के बिल्कुल साथ बने रहें, उनसे बेड शेयर करें या उनके बर्तन शेयर करें या किसी भी तरीके से हम उनके डायरेक्ट संपर्क में रहें, और उसके कारण स्वयं भी संक्रमित हो जाएं, और फिर हमने ही उनकी देखभाल करनी है, हम उस देखभाल को भी ना कर पाएंगे, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमको समझदारी का साथ नहीं छोड़ना है, और उसके अलावा जो डॉक्टरी सलाह है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सलाह है, वो मानते रहना है। जो प्रशासन बार बार हमारे लिए कुछ नियम बनाता है, उन नियमों का पालन करने की हमसे रिक्वेस्ट की जाती है, और हम कहीं अनजाने में उन नियमों की अवहेलना करते हैं, उनको हल्के में लेते हैं, और इसी से कहीं ना कहीं हम कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। तो जहाँ तक कोरोना का संबंध है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें डॉक्टरी सलाह पर बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ ही हमें कोरोना का सामना करना है। बट मैं समझता हूँ कि भी मैं अगर विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक सच्चाई है कि हम में से बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खोया भी होगा। हम में से बहुत से लोग कोरोना का इस समय सामना भी कर रहे होंगे, या हम कोरोना का सामना करके हटे होंगे। इन सब के बावजूद हमने अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखना है। सभी काम चलेंगे, हमने कोरोना का सामना भी करना है, हमने अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, और उसके अलावा भी हमारे बहुत से दायित्व हैं, हमारी बहुत सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हमें अपने परिवार के प्रति निभानी है, हमने समाज के प्रति निभानी है, हमने देश के प्रति निभानी है, और हमने अपने स्वयं के प्रति भी निभानी है। तो ये सभी तरह की ड्यूटीज़ हमने निभानी है, बट उन ड्यूटीज़ के साथ साथ जो मैंने सबसे लास्ट में कहा, हमारी स्वयं के प्रति भी कोई ड्यूटी है। वो ड्यूटी एक तो ये थी कि कोरोना का पूरा बचाव रखना, और दूसरा ये कि अगर पढ़ाई हमने अपनी जारी रखनी है तो उस पढ़ाई को जारी रखना भी हमारी ही उन्हीं ड्यूटीज़ का एक हिस्सा है, और हमने उससे पीछे नहीं हटना है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो ऑफलाइन क्लासेस जो महाविद्यालय में आके एक्चुअल में क्लास लगती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उससे अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर 1 to 1 हमारा आदान प्रदान हो सकता है, हमारे टीचर्स के साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। कोई पॉइंट अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको उस पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं भी आपसे बार बार पूछ सकता हूँ और आप भी उस पॉइंट को रेस कर सकते हो। तो हम बहुत अच्छी तरह से हमारी समस्याओं का निवारण फेस टू फेस क्लासेस जब लगाते हैं उसमें कर सकते हैं। बट ये स्पेशल टाइम है, और स्पेशल टाइम में स्पेशल तरीके ही अपनाए जाएंगे। और अब तो क्योंकि पिछले 14 महीने से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो ये जो स्पेशल तरीका था जिसको हम ऑनलाइन टीचिंग का नाम दे रहे हैं, बीच में कुछ समय के लिए जब महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तब भी ऑनलाइन टीचिंग लगातार चलती रही थी। आप में से बहुत कम महाविद्यालय में आ रहे थे, और अब क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन है तो हमारे को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हमारी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखने के लिए बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो नेट की अवेलेबिलिटी है।
एक स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी है। पिछले मार्च से अब तक इस मामले में हालात कुछ सुधरे हैं। हमें ज्ञात है कि बच्चों के पास, जिनके पास पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो बहुत से पेरेंट्स ने उनके लिए स्मार्टफोन्स का इंतजाम किया है। डाटा का महत्व हम समझ रहे हैं और हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां शायद दुनिया में सबसे सस्ता डाटा अवेलेबल है। इस समस्या से दुनिया के सभी देश जूझ रहे हैं और जितने एडवांस्ड देश अगर हम थे, हम ये कहें कि कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, वहाँ सब पर डाटा बहुत महंगा है, बट फिर भी वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। तो हम भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती रहें। हमारे महाविद्यालय के सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके अथक प्रयास हैं कि आप तक टीचिंग मटेरियल वो पहुंचा पाएँ। कोई एक तरीका जो सबसे अच्छा हो टीचिंग के लिए, ऐसा हमारे सामने नहीं आ रहा है। टीचिंग में टीचर्स आपकी लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, चाहे वो गूगल मीट के थ्रू हो, चाहे वो जूम के थ्रू हो। टीचर्स अपने रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास भेज रहे हैं। टीचर्स आपके पास पीडीएफ फाइल, पीपीटी, डॉक फाइल्स वो भी भेज रहे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी भेज रहे हैं। तो ये डिफरेंट माध्यम हैं जिनसे आपके टीचर्स आपसे जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम टीचर्स आपसे लगातार जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ टीचर्स इसमें किसी कारणवश आपसे नहीं जुड़ पाए। अगर ऐसा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो टीचर्स भी आपसे जुड़ें। हमारे महाविद्यालय के बहुत से टीचर्स स्वयं या उनके पारिवारिक सदस्य भी इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं और वो क्वारंटाइन लीव पर हैं। बट ये भी एक सच्चाई है कि ऐसों में से ही बहुत से टीचर जो कोरोना को भी झेल रहे हैं और आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं और आपको भेज रहे हैं। उन्होंने ये सच्चाई भी शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होगी उस वीडियो लेक्चर को बनाते हुए, कि वो स्वयं या उनका पारिवारिक कोई सदस्य जो उसी घर में उनके साथ रह रहा है और वो क्वारंटाइन लीव अवेल करके क्लासेस नहीं भी ले सकते थे, फिर भी वो आपकी क्लासेस ले रही हैं। ऐसे सभी टीचर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, ये अंदर की एक भावना होती है और ये भावना हम टीचर्स में भी होनी चाहिए और ये भावना आप स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से टीचर्स जो ऑनलाइन आपकी क्लासेस लेते हैं, उस समय उनकी ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस अगर 15% है, 20% है, 10% है, तो इसके कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं कि जब वो क्लास चल रही है आपके पास उस समय नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं। हमने भी टीचर्स से रिक्वेस्ट की है कि ऐसा ना हो कि एक ही समय में ऑनलाइन क्लासेस एक ही बच्चे की एक से ज़्यादा टीचर्स ले रहे हों, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर जो टीचर ने लेनी है तो वो टाइम टेबल के हिसाब से लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे की एक समय में एक से ज़्यादा टीचर्स अगर जो क्लास ले रहे हैं तो वो किसी एक ही क्लास से जुड़ सकता है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप संबंधित टीचर्स को बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आपका फिक्स रखें। ऑनलाइन क्लासेस का दिन और समय ये पहले से निर्धारित होना चाहिए। रोज़ ऑनलाइन क्लास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से सारा का सारा मटेरियल प्रॉपरली शेयर नहीं किया जा सकता। बट ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा है कि जब बच्चे डायरेक्ट टीचर से जुड़े हुए हैं तो एक संवाद की स्थिति बनती है और आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आज ही सुबह की बात है, मैं महाविद्यालय के फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चों से ऑनलाइन सीधे तौर पे जुड़ा हुआ था। मैं जानना चाह रहा था कि उनकी क्लासेस कैसी चल रही हैं
बच्चों ने खुल के मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उनमें एक समस्या जो बच्चे चाह रहे थे वो ये थी कि कुछ टीचर्स जो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं ले रहे। ऑनलाइन क्लास का मतलब मेरा लाइव क्लास से है। तो बच्चे चाहते थे कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन उनकी लाइव क्लासेस ज़रूर लगें, ताकि जो बाकी टीचर्स मटेरियल भेज रहे हैं, जो उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में जो अपना मटेरियल भेजा है, उनके बारे में बच्चों के मन में कोई संशय है, कोई उनका क्वेश्चन है, तो उसके बारे में वो अपने टीचर से डिस्कस कर सकें। तो मैं महाविद्यालय के टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं, लाइव क्लासेस, उसको ज़रूर लें, क्योंकि लाइव क्लासेस का अपना महत्व है। बट एक बात ज़रूर है कि लाइव क्लासेस को लेते हुए टीचर्स को उसका रिकॉर्डिंग, गूगल मीट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, जूम पे सीधी रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो क्लासेस की वो रिकॉर्डिंग भी ज़रूर करें। और वो रिकॉर्डिंग आप भी अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपसे शेयर करें, ताकि आप रिपीटेडली जब चाहें उसको देख सकें। या वो विद्यार्थी जो किसी कारणवश उस समय लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए, उनको जैसे ही समय लगे वो उस लाइव क्लास का फ़ायदा उठा पाए। तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक होना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर बाय चांस किसी प्राध्यापक ने सिर्फ पीडीएफ फाइल आपसे शेयर की है और उस पीडीएफ फाइल का एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं आया है, जो कि ऑडियो वीडियो के फॉर्म में आना चाहिए, तब भी आप अपने संबंधित प्राध्यापक से एक रिक्वेस्ट उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। या और भी कोई समस्या जो भी आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई आ रही है, तो आप अपने संबंधित प्राध्यापक को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में खुलकर लिखें। और हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक बहुत सजग हैं आपकी समस्याओं के प्रति, और मैं समझता हूं कि वो आपकी इस तरह की सभी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और उन समस्याओं का निवारण करेंगे। आपको बेहतर से बेहतर वो मटेरियल देंगे। ये हमारे टीचर्स के लिए भी एक टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि जो उनका परंपरागत पढ़ाने का तरीका था वो क्लासरूम टीचिंग है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही है। वीडियो लेक्चर्स जब बनाते हैं तो उनको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका कहीं कुछ प्लस पॉइंट भी है। शुरू में टीचर्स के मन में ये संशय था कि पता नहीं हमारे ऑनलाइन मटेरियल कैसा तैयार होगा, उसकी क्वालिटी कैसी तैयार होगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और ऑनलाइन टीचिंग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता गया, तो हम सब की टीचिंग में भी बहुत सुधार आया है। हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत सुधार आया है। टीचिंग मटेरियल तैयार करने के तरीके भी नए नए हमने सीखे हैं, हम सीख रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे को ये भी फ़ायदा मिला कि अगर बाई चांस एक टीचर के पास एक से ज़्यादा सेक्शंस हैं, तो वो सेम जो मटेरियल उन्होंने तैयार किया, तो मल्टीपल फिजिकल लेक्चर्स लेने की बजाय एक लेक्चर से एक से ज़्यादा क्लासेस का काम उनका चल गया, तो ये उनको सुविधा भी मिली। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम रिपीटेडली जब चाहें उस मटेरियल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जबकि एक्चुअल फिजिकल क्लासेस में भी ऐसा नहीं होता था। जब आपने एक क्लास लगाई तो एक क्लास के दौरान जो चीज़ पढ़ाया गया वो सारा का सारा मटेरियल कभी भी कोई टीचर दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर सिलेबस ही नहीं होगा। कुछ एक बात जो आप रिपीट करवाना चाहते थे वो हो सकती थी, बट ऑनलाइन माध्यम में आप सारा का सारा मटेरियल दोबारा से जब चाहें अपने घर बैठे देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप अपने टीचर्स को उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। एक और समस्या जो मुझे बताई बच्चों ने, वो ये बताई कि उन्होंने महाविद्यालय की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवाई थी और उन बुक्स का रिटर्न का पीरियड इस लॉकडाउन के दौरान आया था। उनके मन में संशय है कि अगर हमने समय पर किताबें लौटाई नहीं तो शायद उन्हें फ़ाइन देना होगा। मैं आप सबको ये एश्योरेंस देता हूँ कि अगर किताब लौटाने का पीरियड
लॉकडाउन के दौरान आता था, तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपको उसके लिए कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, आप पहली अपॉर्चुनिटी पे वो किताबें महाविद्यालय की लाइब्रेरी में जमा करवा दें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को वो किताबें उपलब्ध हो सकें। बट आपको फाइन लॉकडाउन के पीरियड का नहीं देना पड़ेगा, रेस्ट एश्योर्ड। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बट मैं अंत में फिर से आपको कहूँगा कि हमको चारों तरफ अंधेरा नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे से घिरे हुए हैं। उस अंधेरे को चीरकर पार निकलने के लिए रोशनी का स्रोत हमको अपने दिमाग में जगाना है। हमको सावधानी नहीं छोड़नी है, हमको पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, और जो मुसीबत आई है उसका समझदारी से डट कर मुकाबला करना है। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ, और समझदारी का तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। तो आप सब लोग सजग बने रहें। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भ्रामक और रोज़ डरा देने वाली कुछ बातें अगर आपके समक्ष आ रही हैं, तो आप अपने दिमाग में उन बातों को स्थान ना दें। ये मान के चलिए कि कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी, और हम डेफिनेटली बहुत जल्द इस पर आप सबके सहयोग से विजय पा लेंगे, और बहुत जल्द हम आपको महाविद्यालय में फिर से रूबरू देख पाएंगे। और जो ऑफलाइन कैंपस में क्लासेस लगती हैं, आप एक बार पुनः उन क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे। तब तक के लिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, महाविद्यालय अपनी तरफ से अपना 100% देगा। अगर बाई चांस कहीं कुछ कमी बेशी रह जाती है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जो भी आपकी टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें आप अपनी बात रखिए। मैं स्वयं भी उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत जल्द जुड़ जाऊंगा, और आपकी जो बताई हुई बात, आपकी कही हुई बात शायद मैं स्वयं देख पाऊंगा। मैं लाइव क्लासेस में भी कोशिश करूंगा कि आपसे रूबरू हूं। एक साथ सभी से नहीं हुआ जा सकता, कभी किसी क्लास में, कभी किसी क्लास में। तो आप अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं, तो मुझसे डायरेक्ट भी शेयर करना। तब तक के लिए हौसला बनाए रखें, उम्मीद जगाए रखें, और सावधानीपूर्वक डटकर इस कोरोना रूपी मुसीबत का सामना करें। धन्यवाद।